सिराजुद्दौला उन शासकों में से एक थे जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इरादे को समझते थे। नवाब ने बंगाल को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए पुरजोर कोशिश की थी। इसी क्रम में प्लासी का युद्ध भी हुआ था, जिसमें मीर जाफ़र से मिले धोखे के कारण नवाब ने बंगाल की सत्ता और अपना जीवन दोनों गंवा दिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह हुई कि इस घटना से अंग्रेज़ को देश पे शासन करने के लिए काफ़ी संबल और आत्मविश्वास मिल गया था। सिराज के पिता बिहार के शासक थे और उनकी मां नवाब अलीवर्दी खां की छोटी पुत्री थी। अलीवर्दी खां का कोई भी पुत्र नहीं था, इसीलिए उसने सिराज को परवरिश अपने उत्तराधिकारी के जैसे ही की थी। अलीवर्दी खां ने सिराज की शादी बेहद शाही तरीके से की थी। सिराज ने सन 1746 में मराठाओं के विरुद्ध अलीवर्दी खां के युद्ध में मदद भी की थी। सिराज को ढाका में और उनके छोटे भाई इकरामउद्दौला को आर्मी का नेतृत्व सौंपा गया। मई 1752 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अपने सत्ता के पिछले वर्षों में कुछ पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु से अलीवर्दी खां मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। 10 अप्रैल 1756 को उनकी मृत्यु भी हो गई थी। जब अलीवर्दी खां ने 23 वर्षीय सिराज को नवाब घोषित किया तो यूरोपीय कंपनियों ने भी उनका काफ़ी आदर सत्कार किया। अपनी मृत्यु से पहले नवाब अलीवर्दी खां ने सिराज को समझाया था कि वह आंतरिक शत्रुओं पर ध्यान दे और उन्हें दबाए रखे। कहा जाता है कि सिराज ने अपने नाना के मृत्यु शैय्या पर रहते हुए कुरान हाथ में लेके कसम खाई थी कि वे अपनी ज़िंदगी में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, और वे मरते दम तक यह कसम को निभाते भी रहे थे। बंगाल के नए नवाब के स्वागत के दौरान सिराज अपने रिश्तेदारों और मित्रों में उपजी ईर्ष्या को देख नहीं पा रहे थे। उनके विरुद्ध साजिश करने में उनकी मौसी घसीटी बेगम और उनका पुत्र शौकत जंग भी शामिल था। धीमे धीमे सिराज को समझ आने लगा था कि उनकी मौसी के पास इतना धन है कि वे सभी दरबारियों को अपनी तरफ कर सकती है, जिससे आगे चल के सिराज की काफ़ी मुसीबतें बढ़ सकती है। इसीलिए सिराज ने उनके धन को कब्जे में लेके उन्हें नज़रबंद कर दिया। इस तरह से सिराज ने शुरू में ही सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उनके दरबार में कोई उनका शत्रु ना रहे। सिराज ने सरकारी तंत्र में काफ़ी बदलाव किए। सबसे विश्वसनीय मदन खां को उन्होंने वित्त मंत्री यानी बख्शी नियुक्त किया और हिंदू मोहन लाल को नवाब का दीवान नियुक्त किया था। लेकिन इस तरह हिंदू को दरबार में ऊंचा पद देने से उनके सेनापति मीर जाफ़र ने अपना अपमान समझा। बंगाल के नवाब सिराज ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीमे धीमे अपने पैर फैला रही है। उसे तुरंत ही कंपनी का उद्देश्य समझ आ गया था। ब्रिटिश को बंगाल में आगे बढ़ते वह नहीं देख सकते थे। अंग्रेजों ने जब नवाब की आज्ञा के बिना ही विलियम के किले को मजबूत करना शुरू किया तो नवाब को नाराज़गी दिखाने का कारण मिल गया। इनके अलावा अंग्रेज़ों को व्यापार के लिए दिए गए नियमों का गलत फ़ायदा उठाने और उसके साथ धोखाधड़ी करने वाले अधिकारियों को पनाह देने के लिए भी उनका गुस्सा अंग्रेज़ के प्रति बढ़ गया। सिराज ने अपनी सेना को तैयार करके ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कोलकाता पे आक्रमण कर दिया। 1756 तक उसने कोलकाता पे कब्जा कर लिया और विलियम के किले को भी अपने अधीन कर लिया। किले को कब्जे में लेने के बाद सिराज ने सभी अंग्रेज़ को एक छोटी सी जेल में डाल दिया, जहां 64 में से 43 कैदियों को दम घुटने के कारण मृत्यु हो गई। हालांकि ब्रिटिश ने सिराज के साथ सांझी वार्ता करने की कोशिश की और सिराज इस घटना के लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन वास्तव में अंग्रेज इस घटना को भूल ना सके। नवाब के दरबार में सिराज से नफरत खत्म नहीं हो रही थी। मीर जाफ़र जहां मोहन लाल को दीवान बनाने से नाराज थे, वहीं बंगाल के व्यापारी भी नवाब से खुश नहीं थे और उन्हें अपनी संपत्ति को लेकर हमेशा असुरक्षा बनी रहती थी। सिराज के दरबार में उसके खिलाफ साजिश चल रही थी और अंग्रेज इधर फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट के प्रतिनिधि विलियम वाट ने रॉबर्ट क्लाइव को इस साजिश के बारे में सूचित किया और बताया कि मीर जाफ़र और अन्य कुछ मंत्री सिराज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ को मिल सकता है। इसी क्रम में मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों की संधि की, जिसमें अंग्रेज़ों ने नवाब के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद उसे सारे पैसे, संपत्ति और सत्ता सौंपने का वादा किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने चंदनगढ़ पे हमला कर दिया। नवाब पहले से ही मराठा और अफगान से आंतरिक था, इसीलिए उन्होंने अंग्रेज के सामना करने के लिए पूरी सेना नहीं भेजी थी। इसी दौरान उसी समय सेना मजबूत करने की ज़रूरत लगी और फ्रेंच सेना की सहायता मांगी और प्लासी के युद्ध की तैयारी में लग गए। सिराज की 50,000 सैनिकों ने रॉबर्ट क्लाइव के 3,000 सैनिकों का सामना किया, लेकिन मीर जाफ़र के षड्यंत्र के कारण यह युद्ध हार गए।
जिनके कारण उन्हें रणभूमि से भागना पड़ा। गद्दार मीर कासिम बहुत ही घटिया गद्दार था। एक प्राचीन में भी हम गद्दार का चर्चा किए थे, जो कि पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी यानी राजा जयचंद्र थे, और यह मध्यकालीन का सबसे बड़ा गद्दार कहलाता है मीर जाफर। इस गद्दार मीर जाफर का चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि इस गद्दार का चर्चा आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। सिराज वहां से मुस्तिदाबाद की तरफ भाग निकले। उन्होंने अपने विश्वास पात्र लोगों को एकत्रित किया और वहां से नाव के माध्यम से पटना चले गए, जहां एक रात के लिए उन्होंने राजमहल में शरण ली। हालांकि मीर जाफर के आदमी ने उन्हें पहचान लिया था और उन्हें पकड़कर मीर जाफर के बेटे मीर मीरन को सौंप दिया, जिसके आदेश पर मोहम्मद अली बेग ने 2 जुलाई 1757 को सिराज को मार दिया और उन्हें मुस्तिदाबाद के खुशबाग में दफना दिया गया। सिराज भले प्लासी के युद्ध में हार गए थे, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी कोशिश ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। आज भी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में उनका सम्मान किया जाता है और बहुत से शैक्षिक संस्थानों के नाम उनके नाम पे ही है। सन 1967 में उनकी वीरता के सम्मान में एक बायोपिक नवाब सिराजुद्दौला भी रिलीज किया गया था। हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। तो कल मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।